नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुपरिचित हिंदी लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी सरहदों का सन्नाटा। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कियारा अस्पताल में आईसीयू के बाहर बैठी एकटक उस भिड़े दरवाजे को देख रही थी जिसके अंदर उसके पापा जीवन की आखिरी सांस का इंतज़ार कर रहे थे। उसकी डबडबाई आंखें अब बेबस हो बरसने लगी थीं। पापा वेंटिलेटर पर थे। उन्हें ज़बरदस्त हार्ट अटैक पड़ा था। वे पिछले कुछ वर्षों से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। वो खुद तो मुंबई में रहती है। शौनक व उसके विवाह को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। दोनों की बढ़िया नौकरी थी। मुंबई में अपना फ्लैट था। मम्मी पापा कानपुर में रहते थे। यहाँ पर उनका काफ़ी बड़ा घर था। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। शौनक की एक बड़ी बहन है। अपनी नौकरी की व्यस्तता में उसे कानपुर आने का समय कम ही मिल पाता है। शौनक का घर लखनऊ में है। वो भी अपने घर कम ही जा पाता है। सीयू के भिड़े दरवाजे पर तटस्थता से चिपकी उसकी नज़रें एकाएक हिल गईं और सोच की धारा में व्यवधान सा पड़ गया। नज़रें हिलीं तो सामने कैंटीन का बोर्ड दिखा, जहाँ से नीचे कैंटीन के लिए सीढ़ियाँ चली गई थीं। उसे याद आया उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। वो आज सुबह की फ़्लाइट से मुंबई से आई थी। आते ही उसने मम्मी को घर आराम करने भेज दिया था। मम्मी पिछले 2-3 वर्षों से पापा को अकेले ही संभाल रही थी। कैंटीन के बोर्ड पर खाने की चीज़ों के नाम लिखे थे, लेकिन वो उठकर नीचे कैंटीन तक नहीं जा सकती थी। सीयू का दरवाज़ा जब तब खुलकर सुरसा के मुंह जैसा हो जाता। डॉक्टर ने पापा के चले जाने की लगभग पूरी संभावना व्यक्त कर दी थी, लेकिन जाते हुए इंसान को उसकी मृत्यु की इंतज़ारी में छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। आईसीयू से एक अटेंडेंट निकलता और उसके हाथ में दवाइयों व इंजेक्शनों की लिस्ट पकड़ा देता, और वो हर बार 10-20 हज़ार की दवाइयाँ व इंजेक्शनों का पैकेट केमिस्ट से, जो कि अस्पताल के अंदर ही था, लाकर अटेंडेंट को दे देती। इसलिए उसने कैंटीन जाकर कुछ खाने का विचार त्याग दिया। अब उसकी नज़रें बहक कर खंबे के पार रखे बड़े बड़े कूड़ेदानों पर चली गईं। एक पीला व नीला डस्टबिन अलग अलग तरह के कूड़े के लिए रखे थे। कर्मचारी आईसीयू का वेस्ट थोड़ी थोड़ी देर में लाकर उन डिब्बों में डालता रहता। उसने दृष्टि घुमाई। दाईं तरफ अग्निशमक का बोर्ड लगा था। कुछ आवश्यक निर्देश लिखे थे। थोड़ा और बाईं तरफ हार्ट अटैक से संबंधित निर्देश लिखे थे। कुछ चित्र भी बने थे। उससे देखा ना गया। उसने दृष्टि घुमा, आंखें बंद कर पीछे सिर टिका दिया। 2 दिन पहले पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मम्मी ने तुरंत ही उसे व चाचा बुआ को खबर कर दी थी। चाचा तो कल ही पहुंच गए थे। बुआ लोकल रहती हैं, इसलिए वे भी तुरंत ही आ गई थीं। पर वो तो जॉब करती थी, इसलिए छुट्टी व घर का इंतज़ाम कर आज पहुंच पाई। शौनक ऑफिशियल टूर पर था। उसकी सोच में इस समय कई सोचें गड्डमड हो रही थीं। पापा के जाने के बाद के परिदृश्य में उसके मन के कई तंतु अलग अलग स्तर पर एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे। तब से ऐसे ही बैठी है। मम्मी उसका सिर सहलाते हुए बगल में बैठ गई। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। अरे आप कब आई? अभी। वे सिल्वर फॉयल से सैंडविच निकालते हुए बोली, तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, मुझे पता है। उसने मम्मी की आंखों में झांका। हमेशा चमकने वाली मम्मी की आंखों की चमक उदास थी, जबकि वे सरलता से घबराने वाली शख्सियत नहीं थीं। पर ले खा ले। मम्मी ने उसकी तरफ सैंडविच बढ़ा दिया। बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मम्मी। उसकी आंखें फिर छलक आईं। पगली, न खाने से क्या होगा? बोलते हुए मम्मी भी कुछ बिखर गई थी। उसने सैंडविच पकड़ लिया। अच्छा आप भी खा लो। दोनों अपने सैंडविच को तरने लगीं। कितना दर्द भरा होता है ना, अपने सबसे प्रिय इंसान के जाने का इंतज़ार करना। भरी आवाज़ में मम्मी बोली तो उसने सैंडविच एक तरफ रख उनका हाथ पकड़ लिया। मम्मी, उसने कुछ बोलना चाहा पर शब्द नहीं मिले। जानती है कियारा, पिछले 3 साल से मैं इन स्थिति परिस्थितियों से दो चार हो रही हूँ। हालांकि ये कोई अनोखी बात नहीं है जो सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है। एक उम्र के बाद इस दौर से सभी को गुजरना पड़ता है। ये तो है मम्मी। उसे जैसे बोलने के लिए शब्द मिल गए। लेकिन जिसका अपना जाता है उसके लिए तो अनोखी ही है ना।
कभी न कभी पति पत्नी में से एक तो जाता ही है। वे भर्राई आवाज़ को संभाल कर बोली। जब हम युवा होते हैं, हमारे शरीर के हैप्पी हार्मोन्स का लेवल अपने शिखर पर होता है। तब हमें ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है। किसी प्रकार का भय मन में व्याप्त नहीं होता, किसी बात से घबराहट नहीं होती। हमारे दिल दिमाग बहुत सारी संभावनाओं से भरे होते हैं। तब हम न कभी इस स्थिति के बारे में सोचते हैं और न वृद्धावस्था के बारे में। किसी प्रकार की कोई आशंका सिर नहीं उठाती। कभी नहीं सोचते हैं कि हम भी कभी बूढ़े होंगे, अशक्त हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मम्मी? आप क्यों अकेली होंगी? आपकी बेटी आपके साथ है। बुआ चाचा आपको इतना मानते हैं। आपके फ़ोन करते ही वे एकदम आ गए। चाची भी आने को तैयार बैठी हैं। वही तो बेटा, सोच रही थी अगर कहीं मैं अकेली होती तो क्या होता। मेरी संतान भी ना होती और तेरे पापा के भाई बहन भी ना होते तो इस समय मेरे साथ कौन होता। इस उम्र तक तो मित्र भी इस लायक नहीं होते जो तुम्हारी बहुत अधिक मदद कर सकें, तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकें। धन की कमी भले ही ना हो, लेकिन मन की कमी तो हो जाती है ना। ये सब मुझे कौन देता। कियारा के अंदर एकाएक तप्त रेगिस्तान उगाया। उसके विवाह को 10 साल हो रहे थे। विवाह के समय वो 25 की और शौनक 27 का था। दोनों तरफ के पेरेंट्स परिवार बढ़ाने के लिए बोलते रहे। उन्होंने सीधे सीधे कभी ना नहीं किया, लेकिन सुना भी नहीं। धीरे धीरे सभी समझ ही गए थे कि कियारा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। पापा अक्सर बोलते थे जब वे नाना बनेंगे तो वो दिन बहुत स्पेशल होगा और वे बहुत कुछ स्पेशल करेंगे। उसके अंतस में एक दर्द भरी हूक सी उठी। पापा की इच्छा वो पूरी नहीं कर पाई और न कभी उसके दिल में पूरी करने का ख्याल ही आया, क्योंकि पापा की इच्छा इतनी छोटी नहीं थी। आपके पास तो सब है ना मम्मी, फिर आप ये सब क्यों सोच रही हैं? बस पापा को जाने से रोकना मेरे बस में नहीं है। इसके अलावा आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी कभी। भावुक हो उसने मम्मी को अपने बाहुपाश में भर लिया। मम्मी वैसी ही अविचल बैठी रही। उनके बदन की सरसराहट से उसे उनका निशब्द रुदन महसूस हो रहा था। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। अटेंडेंट को आते देख वो मम्मी को छोड़कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। संभवतः दवाइयाँ मंगवाने के लिए आया होगा, लेकिन अटेंडेंट उसके पास आकर गमगीन सा थम गया। उसने अपनी प्रश्नवाचक नज़रें उसके चेहरे पर जमा दी। आपके पेशेंट नहीं रहे, डॉक्टर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। क्या? वो अभी कुछ समझ पाती कि मम्मी रोती हुई आईसीयू के अंदर भाग गई। वो भी पीछे पीछे दौड़ी। अंदर डॉक्टर राजीव खड़े थे, जो इतने दिनों से पापा को अटेंड कर रहे थे। मम्मी पापा के ऊपर झुकी रो रही थी। पापा की खुली आंखें देखकर उसका हृदय निचुड़ गया। कैसी घड़ी थी। इस क्षण का पता होते हुए भी विदाई का ये पल कैसा खाली व भारी कर देता है मन को। इंसान अचानक जीवन के प्रति विश्वास अविश्वास की दम घोंटू गर्द से भरकर धुआं धुआं सा हो जाता है। डॉक्टर ने धीरे से पापा की आंखें बंद कर दी। वो मम्मी को पकड़कर बाहर ले आई। उसे अपने आंसू पोंछने का भी समय नहीं था। उसे सबको खबर करना था। अस्पताल का जितना भी ड्यू था वो सब पूरा करना था। डेड बॉडी को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए कहना था। घर में इससे पहले सारी व्यवस्थाएं करानी थी। उसने चाचा और बुआ को खबर की। बुआ लोकल ही रहती थी। चाचा बुआ के घर ठहरे थे। चाचा और बुआ को फ़ोन कर उसने मम्मी के एकमात्र भाई को चंडीगढ़ फ़ोन किया। उन्होंने भी अविलंब चलने की बात कही। मम्मी घायल सी कुर्सी पर लुढ़क गई थी। वो मम्मी के पास बैठकर उन्हें सहलाने लगी। हिम्मत करो मम्मी, आप इतनी कमज़ोर हो जाएंगी तो मैं अकेली क्या करूँगी। शौनक को मैसेज कर दिया है, पर लंदन से वापस आने में उसे समय लग जाएगा। संभालना तो हमें ही है सब कुछ। मम्मी ने उसकी तरफ हारी हुई नज़रों से देखा। उनकी आंखों की टीस उसे अंदर तक बींध गई थी। तभी सामने से चाचा आते हुए दिखे। उनको देखकर उसकी आंखों में भरोसे की नमी आ गई। आते ही उन्होंने उसे गले से लगा लिया। ना चाहते हुए भी वो फपक पड़ी। उससे अलग होकर चाचा ने मम्मी के सिर पर हाथ फेरा और उनका हाथ पकड़कर उनकी बगल में बैठ गए। भाई जैसे देवर का भरोसा पाकर मम्मी भी बिलख पड़ी। हौसला रखो भाभी, भैया का साथ इतना ही था, हम सब हैं ना।
और फिर आपके बच्चे हैं, कभी अकेला नहीं होने देंगे आपको। कितना विश्वास और हिम्मत थी उनके शब्दों में, जो मम्मी के अंदर निश्चित ही आशा का संचार कर रहे होंगे। वो खुद भी कहाँ अछूती रही। चाचा के आते ही लगा था वो अकेली नहीं है, लेकिन क्या इस पल का ये भरोसा मम्मी को बिना मेहनत किए ही मिल गया? इन रिश्तों को संजोने के लिए मम्मी ने जीवन पर्यंत इनमें खाद पानी डाला होगा। बिना मेहनत किए तो न लहराए होंगे ये संबंध। मम्मी भी अगर उसी की तरह बच्चा पैदा करने से इनकार कर देती तो क्या उनकी बेटी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ होती? कियारा के अंदर एक बार फिर अनेकों सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस वक्त वो उन सवालों को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं थी। उसने चाचा को मम्मी को घर छोड़ने के लिए कहा और बुआ को घर पहुंचने व व्यवस्था करने के लिए कहा। चाचा जी, आप मम्मी को घर छोड़कर बुआ को सब कुछ समझाकर वापस आ जाइए। साथ ही सभी रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर दीजिए। मैं तब तक अस्पताल के सारे बिल्स क्लियर करती हूँ। मम्मी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थीं, इसलिए मुश्किल से ही गईं। थोड़ी देर में चाचा मम्मी को छोड़कर वापस आ गए। जब तक वो चाचा के साथ पापा को एम्बुलेंस में लेकर घर पहुंची, सारी व्यवस्था हो चुकी थी। बुआ और फूफा जी व उनके बच्चों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। रिश्तेदारों से घर भर गया था। वो काफ़ी समय से मुंबई में थी, इसलिए स्थानीय होने के कारण बुआ का परिवार ही सारी व्यवस्थाएं करने पर लगा था। उसे तो बस आर्थिक रूप से करना था। टाइम काफ़ी हो गया था, इसलिए शव यात्रा कल प्रातः के लिए निश्चित की गई। इसलिए शव को सुरक्षित रखने के सारे इंतजाम कर दिए गए। घर में आने वाले दूर पार के रिश्तेदारों के साथ मम्मी पापा के फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन के परिवारों का भी जमघट लग गया था। सब लोग इस समय एकजुट हो गए थे। उसने देखा मम्मी एक बार किसी के गले लगकर आंसू बहाती, फिर पूरा घटनाक्रम लगभग दोबारा सुनाती। इसी सुनाने व मिलने में उनके आंसुओं की रफ्तार भी कम होती जा रही थी। जब तक मामा नहीं पहुंच गए तब तक मम्मी पापा की तबीयत खराब होने से लेकर अस्पताल पहुंचाने और मृत्यु तक का घटनाक्रम कई बार सुना चुकी थी और सब बार बार पूछते भी थे। सभी डिटेल से सब कुछ जानना भी चाहते थे। आरंभ में उसे ये प्रक्रिया बहुत कष्टदायक लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने मम्मी व खुद में भी एक परिवर्तन महसूस किया। वे दोनों पापा के जाने के दर्द की स्वीकार्यता के दौर से गुजर रहे थे। पीड़ा के आदान प्रदान के कारण पीड़ा की तीव्रता भी कुछ कम हो रही थी। हालांकि वो और मम्मी अच्छी तरह जानते थे कि संबंधों की ये भीड़ बस कुछ ही दिनों की है। वास्तविक दुख उन्हीं दोनों का है, लेकिन फिर भी इस वक्त सबका साथ होना बहुत ढांढस दे रहा था। सुबह से शाम तक आने वाले लोग सड़क की भीड़ से जूझते हुए वक्त निकाल कर उन तक पहुंच रहे थे। शौनक भी लंदन से पहुंच गया था। शौनक के परिवार के लोग, मामा का परिवार सभी पहुंच गए थे। कियारा इकलौती बेटी थी, इसलिए सारे विधि विधान के कार्य उसे ही करने थे। उसे नहीं पता था कि इतने सारे इंतज़ाम कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है। पापा की बड़ी फ़ोटो जो एक तरफ पूजा स्थल बनाकर लगा दी गई थी, वहीं पास में कियारा शिद्दत से बैठी सोच रही थी। आखिर कहाँ छिपे रहते हैं ये सब अपने पराए, जो खुशी व गम के मौक़ों पर प्रकट हो जाते हैं। परिवार व पारिवारिक रिश्ते हमारी संस्कृति की पहचान है, तो क्या उसका बच्चे को जन्म न देने का निर्णय गलत है? उस जैसे अनेकों युवा जो विवाह न करने या बच्चों को जन्म न देने का निर्णय लेकर इस पवित्र विरासत के आगाज़ को बिना कारण ठुकरा रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध मोर्चा संभालने में व्यस्त उनकी पीढ़ी ये नहीं सोच पा रही है कि बहती जलधारा पर यदि बांध बना दिया जाए तो विद्युत पैदा की जाती है, लेकिन यदि रोक लगा दी जाए तो भविष्य में कभी ना कभी प्रलय का आना निश्चित ही रहता है। तभी मम्मी उसकी बगल में आकर बैठ गईं। क्या सोच रही है? सोच रही थी मम्मी, कितने लोग हैं जो मन या बेमन से हमारे दुख में आज कम से कम शरीक तो हो रहे हैं। कितने रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं। मेरी शादी में रहे होंगे शायद, पर मैंने कभी जाना नहीं। हाँ, ये तो है, मम्मी पल भर को रुक कर बोली। जैसे जोत से जोत जलती है। युवा पीढ़ी रिश्ते और रिश्तेदारों को नकार रही है, यहाँ तक कि अपना परिवार भी नहीं बनाना चाह रही है। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है कियारा, जहाँ एकला चलो रे की रीति काम नहीं करती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपने में गुम सोच रही थी। मम्मी का सहारा मैं हूँ तो ही शौनक है।
जब पापा को पहली बार हार्ट अटैक पड़ा था तो दोनों आए थे हम। मम्मी ओएनजीसी से डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हैं। नौकरी में व्यस्त मम्मी ने भी यदि उसको जन्म देने के बारे में ना सोचा होता तो आज ना उनके पास कियारा होती और ना शौनक। शौनक के मम्मी पापा की ज़रूरत पर भी वे दोनों पहुंच ही जाते हैं, चाहे कितने भी व्यस्त हों। शौनक की बहन भी ख्याल रखती है। आज की जैसी परिस्थितियों के बारे में ना भी सोचें तो भी उम्र के बढ़ने के साथ उनकी ज़िंदगी में कितना अकेलापन हो जाएगा। हालांकि उनकी युवा पीढ़ी के पास विवाह न करने, बच्चे न करने के हजारों तर्क हैं। उनकी नज़र में पिछड़ी पीढ़ी के लोग आवश्यकता से अधिक इमोशनल थे, लेकिन कुछ स्थिति परिस्थितियां, मनोभाव ऐसे होते हैं जिनके सामने ऐसे तर्क अपना वजूद खत्म कर देते हैं। मम्मी उसके तर्कों पर कहती हैं, हमारी तो सैंडविच जनरेशन है कियारा, न अपने संस्कारों को छोड़ पाते हैं और न अपने संवेदनाओं और भावनाओं को। तुम्हारी पीढ़ी के साथ आखिर कितना तो मशीनी बनाए खुद को। तूने शादी कर ली, मेरी कई फ्रेंड्स इसी को संतुष्टि की बात मानती हैं। उनके बच्चे शादियों के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। जो शादी कर रहे हैं उनमें से भी कई निभा नहीं पा रहे हैं। परिवार नाम की चीज़ समाप्ति के कगार पर है। क्या सोच रही है इतनी देर से? किस सोच में गुम है बेटा? मम्मी उसका सिर सहलाते हुए बोली। आप ही की बातों को सोच रही थी मम्मी, आपकी सैंडविच जनरेशन वाली बात पर। पहले कभी इतना ध्यान नहीं गया जिन बातों पर, आज उनका अर्थ प्रत्यक्ष महसूस कर रही हूँ। ना चाहते हुए भी वो बोल पड़ी। मम्मी ने उसे गहरी नज़र से देखा। पल भर बाद बोली, महसूस कर रही है तो एक बात और भी कहना चाहूँगी कियारा। जैसे हमारी पीढ़ी तुम्हारे साथ अपनी संवेदनाओं व संस्कारों की सरहदों से जूझ रही है, वैसे ही तुम भी जूझोगे, क्योंकि जड़ें तो हमने ही पोषित की हैं ना तुम्हारी। तुम भी इन सरहदों के पार एक उम्र बीत जाने के बाद खुश नहीं रह पाओगे। इस देश की आबो हवा व संस्कृति में सांस ली है तुमने। जब सब तरफ से फुर्सत पा जाओगे तब बहुत कुछ कचोटने लगेगा। हमारे जैसे संतुष्टि का एक भी कारण तुम्हारे पास नहीं होगा। हमारी पीढ़ी तो फिर भी भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे सामने तुम हो, लेकिन तुम्हारे सामने सन्नाटा होगा, सिर्फ सन्नाटा। कहकर मम्मी उठकर अपने कमरे में चली गई। वक्त कुछ अलग था और नाजुक जज्बात इन दोनों अपने चरम को छू रहे थे। मृत्यु व जीवन का सच मानस पटल पर शाश्वत नृत्य कर रहा था। ये मम्मी की बात पर कियारा का पूरा शरीर सिहर कर पसीने से नहा गया। क्या सच ही कभी उम्र के किसी पड़ाव पर वो अकेली हो गई तो उसके सामने कोई कियारा या शौनक नहीं होंगे? नव निर्माण तुम्हें और कुछ दे न दे, कहीं ना कहीं भावनात्मक सुरक्षा देकर मन तो भरता ही है। बढ़ती उम्र को बच्चों के रूप में युवा जीवन का तोहफा तो देता ही है। सच तो ये है कि उसका भी मन करता है नन्हे बच्चे की किलकारी से उसका घर भी गूंज जाए। शौनक भी दाएं बाएं से अपनी इच्छा जता देता है, पर वो अपने मन को तैयार नहीं कर पाती है। जल्दी सोचा नहीं और अब हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन मम्मी की बातों ने आज दिलो दिमाग में उठ रहे भावों को शब्द दे दिए थे। उनकी अगर सैंडविच जनरेशन है तो उस जनरेशन का अंतिम पड़ाव उनकी खुद की पीढ़ी है। अपनी संवेदनाओं व संस्कारों की सरहदों के पार चली भी जाएगी तो भी सरहद को देख देख दुखी होती रहेगी, लेकिन फिर वापस नहीं आया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो भयंकर सन्नाटा पसरा होगा। तभी शौनक आकर बगल में बैठ गया। क्या हो गया? बहुत देर से देख रहा हूँ, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, उसने खामोश निगाहों से शौनक की तरफ देखा। पल भर बाद मुस्कुराकर बोली, सोच रही थी कि बच्चे के लिए प्लान करने के बाद मैं कुछ वक्त के लिए नौकरी छोड़ दूंगी। क्या? शौनक एकाएक बुरी तरह चौंक गया। सच में तुम बेबी प्लान करने का सोच रही हो? हाँ शौनक, हमारी पीढ़ी बहुत आत्म केंद्रित हो रही है और मैं अपनी संवेदनाओं व संस्कारों की सरहदों के पार नहीं जाना चाहती, उस सन्नाटे को नहीं भुगतना चाहती। शौनक उसकी बात कुछ समझा कुछ नहीं, बस खुश हो गया। बाहों के घेरे में उसे कसते हुए बोला, बच्चा हम दोनों की जिम्मेदारी होगा कियारा, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। भरोसे से भरकर उसने शौनक के कंधे पर सिर टिका दिया। कल सुबह ये बात मम्मी को भी बतानी है शौनक। ऐसे वक्त में ये खबर उनके लिए संजीवनी का काम करेगी। कियारा के मन मस्तिष्क में चल रही
बहुत दिनों की कश्मकश को एकाएक विराम मिल गया था। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी सरहदों का सन्नाटा। इस भावप्रवण सामाजिक कहानी में लेखिका ने ज्वलंत समस्या को और उसके परिणाम को स्पष्ट रूप से बताया है और निवारण भी दिया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।